क्विकली मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। हमें सिंपली मैं एक अलग से राउट्स बना लेता हूँ स्टूडेंट्स करके, और उस पर फाइल बनाएंगे page.tsx और फंक्शनल कंपोनेंट, और इसका नाम रख देंगे स्टूडेंट्स। और इसके अंदर डेफिनेटली मुझे बनाना है एक अदद डाटा रखना है, कांस्टेंट डाटा। वो हम सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं और इसी फाइल में भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे रखना चाहते हो। मैं कहता हूँ स्टूडेंट दैट्स ओके। अब मुझे इसको लिस्ट करना है। यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक टेबल का टैग यूज़ करूँगा जिसके अंदर टेबल हेडिंग होगी। एक टेबल रो बनाएंगे और उसके अंदर टेबल हेडिंग बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड नेम, और 3 और चाहिए थी, वो भी मैंने क्रिएट कर ली, जस्ट लाइक जेंडर, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। सही है, ये मैंने इसकी टेबल की हेडिंग बना ली। और सेम मुझे टेबल रो बनानी है जहाँ पे मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। और उसके लिए स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट मैप, वो मुझे एक स्टूडेंट दे देगा या आइटम दे देगा। मैं तो स्टूडेंट बोल देता हूँ, साथ में इंडेक्स दे देगा। और मुझे साथ में क्या करना है, यहाँ से रिटर्न और टेबल रो, और इसकी जो हेडिंग है इसके ऊपर मुझे एक की भी लगानी होती है ताकि यूनिकली वो आइडेंटिफाई कर सके रोज़ को। तो उसके बाद सिंपली मुझे टेबल डाटा डिफाइन करना है। और समझ आ गई कि कैसे वर्किंग हो रही है इसकी। बाकी ये मैंने, क्योंकि इसको लूप नहीं करना था, ये एक ही दफ़ा आना था, इसको ऊपर रखा। जिसको लूप करना था, जिस रो को, उसको मैंने लूप के अंदर डिफाइन किया है। ऑल गुड, सबका हो गया है ना, समझ आ गई। अच्छा, अभी हमने कुछ डिफरेंट काम करना है, और वो काम ये है कि हमें इवेंट हैंडलिंग पढ़नी है। इवेंट हैंडलिंग मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी बटन्स पे क्लिक करते हैं और उस बटन के अगेंस्ट हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं। यानी कि वो जो बटन पे क्लिक हो रहा है और जब कुछ क्लिक हुआ है उसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, इसको हम इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। उसको करने के लिए मैं एक नया राउट बना लेता हूँ दैट इज़ कॉल्ड काउंटर, और उसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ page.tsx, और इसमें मैं एक बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं काउंटर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन लगा लेता हूँ और उसका काम है ऐड।
तो अगर मैं काउंटर के वाली ऐप में जाता हूँ तो ये ऐसे नज़र आ रहा है बटन, थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है क्योंकि हमने कोई इसके ऊपर क्लास वगैरह अप्लाई नहीं की। क्लास अप्लाई करेंगे तो ये इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इस ऐड के ऊपर जब क्लिक हो ना, मतलब मैं इस बटन के ऊपर जब कुछ क्लिक हो, मैं उसका इवेंट हैंडल करना चाह रहा हूँ। लाइक अभी इस बटन पे क्लिक हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अगेंस्ट। मैं चाह रहा हूँ जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो कुछ ना कुछ हैपन हो। नेक्स्ट नेम में भी और बीजी ऐसे होता है ना, स्टाइल से करते हैं। सही है। तो अब ये बटन है लेकिन इसके ऊपर कुछ भी क्लिक वगैरह परफॉर्म नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने कोई इसका इवेंट हैंडल नहीं किया हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो मुझे कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना है। मे बी मैं चाह रहा हूँ कि जब इस पर क्लिक हो एक अलर्ट मेरे पास आए कि इसके ऊपर क्लिक हुआ है। सही है। इस काम को करने के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग सीखनी पड़ती है। वो इवेंट हैंडलिंग क्या है कि हर कुछ टैग जिनके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे बटन का टैग है जिसके हम क्लिक कर सकते हैं, या हम ड्रैग करना चाहते हैं, या हम माउस मूव कर रहे हैं, वो इवेंट्स हम हैंडल कर सकते हैं। उसको हैंडल करने के लिए उस इवेंट को हम यूज़ करते हैं HTML के टैग्स पे। ये कैसे होता है? हम उसके लिए यूज़ करते हैं जैसे लाइक बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक इवेंट चलता है दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक। इस ऑन क्लिक के आगे मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन या कुछ भी जावास्क्रिप्ट कॉल कर सकता हूँ जब बटन पे क्लिक हो। सही है। तो उसको करने के लिए मैं एक जो है वो यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक हैंडलर, और उसके अंदर मैं सिंपली डाल दूंगा वैल्यू एक जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का अलर्ट मेथड, और उसमें लिख देंगे क्लिक। अच्छा, अब जब मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ ना तो यहाँ पे एक नई स्टोरी ओपन हो जाती है। उसको हमें आज अंडरस्टैंड करना है वो स्टोरी क्या है। यानी कि जितने भी इवेंट्स हैंडलिंग के फंक्शंस हैं या इवेंट हैंडलिंग हम करते हैं, ये इवेंट हैंडलिंग हम सर्वर वाले कंपोनेंट में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जब हम किसी भी पेज के अंदर कोई कंपोनेंट बना रहे हैं या कोई नॉर्मल कंपोनेंट्स हमने बनाना सीखे थे वो कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो वो कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट या पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड रेंडर होते हैं। हमने इस पर डिस्कशन की हुई है कि सर्वर साइड रेंडर करने से हमें क्या फ़ायदा है। हमें फ़ायदा ये है कि हमारी SEO का स्कोर जो है वो बेहतर होता है। लेकिन ऐसी वो चीज़ें जिनके अंदर हमें इंटरेक्टिविटी करनी है, यार यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक करना है, हमें कोई फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, हर वो चीज़ जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। कोई डाटा एंटर करना चाह रहा है कोई इनपुट के अंदर, कोई वो ऑन क्लिक परफॉर्म करना चाह रहा है, या वो माउस मूव कर रहा है तो हमने कोई काम करना है, तो वो वाला पेज या वो वाला कंपोनेंट हम सर्वर से रेंडर नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर वो पेज या कंपोनेंट जिसके अंदर ऑन क्लिक लगा दिया हमने, उसको हम सर्वर साइड रेंडर नहीं कर सकते हैं, उसको हमें क्लाइंट साइड रेंडर करना पड़ता है। तो क्लाइंट साइड रेंडर हम कैसे करते हैं? हम एक डायरेक्टिव यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूज क्लाइंट, यूज स्पेस क्लाइंट। सबसे ऊपर फाइल के टॉप पे ये हम लाइन लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने इस पेज को क्लाइंट साइड पेज बना दिया। सॉरी, इस क्लाइंट साइड पेज बनाने का क्या मतलब है कि इसकी जो HTML क्रिएट होगी ना वो सर्वर पे नहीं होगी, वो ब्राउजर में आके होगी। बात समझ रहे हो? पहले क्या हो रहा था जब हम यूज क्लाइंट नहीं लगा रहे थे, तो फिर क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। फिर क्या हो रहा था, जब हम नहीं लगा रहे थे तो लेट्स सपोज ये हमारे पास Next.js सर्वर कंपोनेंट था,
अच्छा, और ये हमारे पास ब्राउज़र है जिधर ऐप नज़र आ रही है, एक्चुअली जिधर HTML के टैग नज़र आ रहे हैं। अगर तो ये कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट है तो सर्वर से यानी कि Next.js से जो ब्राउज़र में चीज़ शो होती है वो एक्चुअल में HTML की फाइल बन के हमें नज़र आती है, ब्राउज़र के अंदर HTML शो होती है। अगर ये कंपोनेंट Next.js का क्लाइंट कंपोनेंट होगा या पेज होगा, इसका मतलब क्या है, ये रेदर देन HTML आए, ये क्लाइंट साइड पे टाइप की फॉर्म में TS या समझो कि जावा की फाइल रिटर्न होती है, JS डाटा रिटर्न होता है। इसमें भी क्या प्रोसेस क्या होता है, ब्राउज़र के अंदर पहले उस टाइपस्क्रिप्ट से या जावास्क्रिप्ट से उसको हम कन्वर्ट करते हैं या वो क्रिएट होती है HTML टैग्स, और इधर डायरेक्ट प्रिंट होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी HTML टैग हमें रिस्पॉन्स में मिलते हैं तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाते हैं ब्राउज़र में। दोनों स्ट्रेटजीज में फ़र्क समझ में आ रहा है कि अगर सर्वर कंपोनेंट या सर्वर पेज होगा तो फिर क्या होगा कि ब्राउज़र के अंदर HTML के टैग सर्वर से बन के आएंगे, वो सिर्फ ब्राउज़र में प्रिंट होंगे। लेकिन अगर सर्वर कंपोनेंट नहीं होगा, क्लाइंट कंपोनेंट होगा, तो सर्वर से जो चीज़ आएगी वो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का कोड ही होगा, वो HTML नहीं होगी। तो पहले वो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट से क्लाइंट साइड पे यानी कि ब्राउज़र में कंपोनेंट या टैग्स क्रिएट होंगे, फिर यूज़र को नज़र आएंगे। तो लेट्स सपोज हमने क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया, अब वहां से टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र में आ रहा है, ब्राउज़र अब उसको क्रिएट कर रहा है टैग्स को और फिर शो कर रहा है। इस स्ट्रेटजी में जाने से नुकसान ये है, ये जो सर्वर से हम ब्राउज़र में चीज़ को शिफ्ट करते हैं ना, अगर हम HTML के टैग्स शिफ्ट करें तो SEO यानी कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो उन टैग्स को रीड करके अपनी लर्निंग को इंक्रीज करता है। अगर वो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल हम रिटर्न करें उसको वो लर्निंग में नहीं लेता है, मतलब उसकी SEO अफेक्ट होती है। एक चीज़ देखो ना, हम कहते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जब हमने लेट्स सपोज अभी आपने मैप लगाया हमने स्टूडेंट वाले पेज पे, ये हमने मैप लगाया, यहाँ पे हमने कुछ डाटा जो है वो डिस्प्ले किया इस तरह से, ऐसे ही है ना। जब ये हमने डाटा डिस्प्ले किया, अगर ये सर्वर से आए क्रिएट होके आएगा तो क्या होगा कि जो मैप के अगेंस्ट टैग्स बन रहे हैं वो सर्वर पे बनेंगे और फिर ब्राउजर में आके शो होंगे। उससे क्या होता है कि लेट्स सपोज ये अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये 50 स्टूडेंट के टैग्स पहले बन चुके हैं। अब एसईओ इनके नेम, उनका टाइटल, उनके स्कोर सबको याद रखेगा। अगर ये सर्वर से टाइप की फाइल ही रिटर्न हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ब्राउजर को मतलब एसईओ को कुछ नहीं पता कि ये स्टूडेंट है या ये कौन से स्टूडेंट है, उसको हेल्प नहीं मिलती है इसके अंदर से। तो टेक्निकली हमें Next.js में आने की रीजन ये थी रिएक्ट से कि हम यहाँ पे सर्वर साइड कंपोनेंट्स रेंडर कर सकते हैं, मीन कि हम सर्वर साइड कंपोनेंट्स बना सकते हैं, उन चीज़ों को रेंडर कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ हम सर्वर साइड से रेंडर नहीं कर सकते हैं, हमें हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। वो क्या कि जब भी हमें ऑन क्लिक लगाना है अपने HTML के अंदर तो वो वाला कोड मैं सर्वर से नहीं रेंडर कर सकता। क्यों? क्योंकि बटन पे क्लिक करना जो है ना वो क्लाइंट साइड की इंटरेक्टिविटी है, तो उसको मैं सर्वर से रेंडर नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी लिमिटेशन रहती है, इसलिए उन पेजेस को जिनमें ऑन क्लिक आ रहा है या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिसमें ऑन क्लिक आ रहा है हमें उसको मजबूरन क्लाइंट साइड बनाना पड़ता है। तो उसको कैसे बनाना है? क्लाइंट साइड क्लाइंट यूज करके। अब अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका सिंटैक्स मैंने कैसे लिखा है। तो मैंने जैसे इसका सिंटैक्स लिख के अगर हम उस पेज में जाते हैं, अब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए एक पॉपअप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बटन पे क्लिक करने से ये वाला पॉपअप डिस्प्ले हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये कोड अब कैसे चल रहा है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने बटन का टैग लगाया, उस पर मैंने एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाया। ये कौन फायर करता है? ये HTML बाय डिफॉल्ट खुद करता है।
जब भी बटन पे क्लिक होगा ऑन क्लिक वाला ये वाला एट्रीब्यूट चलेगा। इसके आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाई क्योंकि मैं इसमें टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना चाह रहा था। सही है, कर्ली ब्रेसेस लगा के अब इसको एक टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया टॉप पे, उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट का मेथड होता है जो पॉपअप शो होता है, उसके अंदर मैंने क्लिक लिख दिया और इस पर्टिकुलर फंक्शन के नाम को मैंने ऑन क्लिक के आगे प्लेस कर दिया। सही है, तो मेनली ऑन क्लिक एक इवेंट है, इसको फंक्शन का नाम चाहिए। तो फंक्शन चूंकि टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन है तो मुझे टाइपस्क्रिप्ट लिखनी है, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। अब या तो मैं यहीं पे कर्ली ब्रेसेस लगा के फंक्शन डिफाइन कर दूं, एरो फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन कर दूं, या मैं उसको रिटर्न से ऊपर बना के फंक्शन का नाम नीचे लिख दूं, तो दोनों स्ट्रेटजीज ठीक हैं। लाइक मैं अगर यहीं पे लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, क्लिक। अभी देखें क्लिक आ रहा है लिखा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको एक फंक्शन चाहिए, एरो फंक्शन, उसको मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने पहले यहाँ पे फंक्शन लिखा था, जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था, नॉर्मली ये एक फंक्शन जो आपको समझ आ रहा है ये मैंने बना लिया है एरो फंक्शन। इसको कॉल करने के लिए मुझे ऐसे लगाना पड़ती है ना ब्रैकेट्स, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने ऑन क्लिक के आगे ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगाई फंक्शन को कॉल करने के लिए, ऐसे ही है ना। वो मैंने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फंक्शन को मैं फौरन कॉल, देखो जब भी टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन को मैंने कॉल करना है तो मैं लगाता हूं ऑन क्लिक और ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन को फौरन कॉल कर दो। लाइक लाइन नंबर 3 पे फंक्शन बना है, लाइन नंबर 7 पे कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अच्छा समझो यही काम अगर मैंने लग दिया यहां पे भी, तो मैं कर्ली ब्रेसेस में मैं टाइपस्क्रिप्ट लिख सकता हूं ना, मैंने टाइपस्क्रिप्ट लिख दी। होगा क्या कि लाइन नंबर 3 पे फंक्शन बन रहा है, लाइन नंबर 11 जब चलेगी वो ऑन क्लिक का कोड रीड करेगा, वो कर्ली ब्रेसेस देखेगा, उसको एक टाइपस्क्रिप्ट समझ आ जाएगी मुझे टाइपस्क्रिप्ट को चलाना है। अब वो क्या करेगा, फौरन ऑन क्लिक हैंडलर को फंक्शन को चला देगा। लेकिन टेक्निकली हमें फौरन नहीं चलाना, कब चलाना है? जब बटन पे क्लिक हो। तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाली ब्रैकेट खत्म कर देनी है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद अचीव नहीं करनी है। मैं फंक्शन को फौरन नहीं चलाना चाह रहा, कब चलाना चाह रहा हूं? जब बटन पे क्लिक हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स खत्म कर दी। ब्रैकेट लगाने का मतलब समझो ना, देखो मैं जब भी ब्रैकेट लगाता हूं फंक्शन के साथ तो क्या होता है, फंक्शन फौरन चल जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं इधर लगाता हूं, अब ये देखो वो फौरन फंक्शन चलते जा रहा है। क्यों चलते जा रहा है? क्योंकि वो रिटर्न से ऊपर लगा है, जिस तरह वो कॉल हो रहा है वो फौरन फंक्शन चल रहा है। अगर मैं इसकी ब्रैकेट को नहीं लगाता तो फिर फंक्शन नहीं चलता। क्यों भला? क्योंकि इसको मैंने कॉल ही नहीं किया। फंक्शन को कॉल करने का पूरा स्टाइल क्या है कि फंक्शन के साथ ब्रैकेट्स लगानी है। लेकिन नेक्स्ट जेएस में हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें इस फंक्शन को खुद कॉल नहीं करना, किसने कॉल करना है? नेक्स्ट जेएस ने। इसलिए ऑन क्लिक के आगे सिर्फ फंक्शन का मैं नाम देता हूं, वो कॉल नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली कर देता है जब उस बटन पे क्लिक होता है। जैसे उस बटन पे क्लिक होगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। सही हो गया? तो ये ब्यूटी है ऑन क्लिक की कि जब उसके आगे फंक्शन का नाम। अच्छा, अगर मैं इसके आगे फंक्शन का नाम नहीं लिखता, एरो फंक्शन डायरेक्टली इधर बनाता हूं, इसमें कुछ भी लिखता हूं, लाइक अलर्ट मैंने लिखा क्लिक। अब अगर लॉजिकली देखें, इसमें भी हमने फंक्शन सिर्फ बनाया है, इसको कॉल नहीं किया। कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ब्रैकेट्स को कॉल करना पड़ता है। अब मैं कॉल खुद नहीं कर रहा, मैंने इसको सिर्फ एरो फंक्शन दे दिया। अब कॉल कौन करेगा? जब बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो आप यहां पे ये सिंटैक्स यूज कर लें, या ऊपर एक वेरिएबल बना के एरो फंक्शन बना के उसको कॉल कर लें, तो दोनों सिंटैक्स एक ही बात है। वो भी तो वेरिएबल में एक एरो का फंक्शन ही पड़ा है ना। अगर मतलब यही कोड में उठा के यहां पे लिख दूं, या ये सिर्फ इसका वेरिएबल लिख दूं, बात तो एक ही है, वेरिएबल में भी वही चीज पड़ी है। तो हमने फंक्शन का रेफरेंस तो यानी कि वेरिएबल का नेम जस्ट हमने बटन की ऑन क्लिक के अंदर पास कर दिए। सही है? बटन का ऑन क्लिक हम इस तरह से मैनेज करेंगे। अच्छा, अब इस तरह ऐड है, और इस तरह मतलब हमें जितने भी बटन बनाते जाने हैं उसके हम इस तरह ऑन क्लिक उसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है जो हमें HTML देता है,
देखो असल जो टेक्निकल पार्ट है इसमें वो ऑन क्लिक है कि जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने फंक्शन को कॉल किया। अब ये ऑन क्लिक का जो फंक्शनैलिटी है ये मैंने नहीं लिखी हुई, ये HTML में बाय डिफॉल्ट देता है। अब HTML सिर्फ ऑन क्लिक नहीं देता है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स देता है। लाइक एक इवेंट है ऑन चेंज, अच्छा ये देखें इवेंट कौन कौन से होते हैं, ऑन एरर, ऑन लोड, ऑन मैसेज, ऑन ऑफलाइन, ऑन ऑनलाइन, ऑन रीसाइज, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन इनपुट, ऑन रीसेट, ऑन रिसर्च, माउस इवेंट, ऑन क्लिक, ऑन BLC क्लिक, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस मूव, ये सारे इवेंट्स हैं। यानी कि ऑन माउस मूव क्या मतलब है, अगर ये मैं इवेंट किसी टैग पे लगाऊंगा तो जब उसके ऊपर माउस मूव करेगा ना ये इवेंट ऑटोमेटिकली चलेगा। ऑन क्लिक जब उसके ऊपर क्लिक होगा वो चलेगा। यानी कि इनकी सबकी डेफिनेशन इसके आगे लिखी हुई है। ड्रैगिंग, किसी चीज को मैं पकड़ कर ड्रैग करूंगा तो इवेंट फायर हो जाएगा। और क्लिपबोर्ड यानी कि जो मैंने कॉपी किया हुआ है, ऑन कॉपी पे क्लिक करूंगा Ctrl+C तो ये ऑटोमेटिकली इवेंट फायर हो जाएगा। कट पेस्ट मीडिया, ये यानी कि ये लंबी लिस्ट है इवेंट्स की, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम इवेंट यूज करते हैं वो ऑन क्लिक इवेंट है। ये कीबोर्ड के भी होते हैं, जैसे हम कोई की को प्रेस करेंगे ना, लाइक मैंने कोई भी कैरेक्टर प्रेस किया तो ऑन की प्रेस वाला इवेंट चलेगा। जैसे मैंने उस की को छोड़ा तो ऑन की डाउन वाला जो है ना इवेंट चलेगा। माउस में ऑन क्लिक, यानी कि मोस्टली हम ज्यादा ऑन क्लिक का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी कोई चीज को के ऊपर क्लिक हो तो मैं उसको फायर करूँ, क्योंकि ज्यादातर हम बटन्स के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं ना, तो ऑन क्लिक जो सबसे ज्यादा मोस्टली कॉमनली यूज होता है। लेकिन बाकी भी एक लंबी लिस्ट है इवेंट्स की जो हम यूज करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम कुछ और इवेंट्स भी इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए ऑन क्लिक पे हमें फोकस करना है, तो मेन पॉइंट है ये। अच्छा, अब टेक्निकली हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड की है ना, वो जो कन्फ्यूजन क्लाइंट और सर्वर की है उसके ऊपर हमें दोबारा थोड़ा सा आना है कि नॉर्मली हमें HTML के टैग जो है ना वो सर्वर पे क्रिएट करके लेके आने हैं, यानी कि सर्वर साइड कंपोनेंट्स बनाने हैं सर्वर। लेकिन कुछ चीज़ों पे तो हमें डेफिनेटली फिर भी हमें जब भी ऑन क्लिक तो लगाने पड़ेंगे ना, और जब भी ऑन क्लिक लगाना है तो मैंने आपको बोला है कि हम वहाँ पे क्लाइंट साइड कंपोनेंट ही रेंडर कर सकते हैं, सर्वर साइड उस पर रेंडर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें, अब आपको बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर का क्या मतलब है और क्लाइंट हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। सर्वर मतलब क्लाइंट मतलब जो मेरा ब्राउजर है उसको मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ। सर्वर मतलब जहां पे एक्चुअल हमारा कोड, बैकएंड का कोड पड़ा होगा, मशीन जो सर्वर मशीन है, यानी कि जो भी हम नेक्स्ट में कोड कर रहे हैं जब उसको हम डिप्लॉय करते हैं वो इस तरह की मशीन में जाके सेव हो जाता है। यानी कि वर्सल पे जब हम कोड को डिप्लॉय करते हैं वो इस सर्वर के अंदर सेव हो जाता है। यानी कि उस जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने उसमें पढ़ा था ना जब हमने राउटिंग पढ़ी थी, राउटिंग में हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था कि जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं ब्राउजर से किसी भी पेज की तो एक्चुअली वो रिक्वेस्ट एक गेट की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, किसको, सर्वर को, और सर्वर मुझे वो HTML देता है। जो भी page.tsx में लिखा हुआ है वो मुझे कहां से आता है, सर्वर से आता है। और जो भी चीजें मुझे HTML है या जो भी चीजें जब भी मुझे कुछ भी चीज चाहिए होती है वो एक्चुअली सर्वर से रिसीव होती है। अच्छा, अब अगर मेरा कंपोनेंट सर्वर साइड होगा तो ये जो बड़ी मशीन है जिसमें मैं Next.js का ये जो भी हमने कोड रख रहे हैं पेस्ट करेंगे जाके, अगर मैं क्लाइंट ब्राउजर से उस अपनी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे अगेंस्ट में HTML देगा तो वो SEO के लिए बेहतर है। अगर मुझे वो रिस्पॉन्स के अंदर जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट देता है तो वो मेरे लिए SEO के लिए बेहतर नहीं है। वो क्यों बेहतर नहीं है, क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट के डोमेन को हिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो HTML आती है वो क्राउलर क्राउल करता है। मतलब जो SEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कौन सी वेबसाइट को टॉप पे दिखाना है, ये कैसे मैनेज होता है, जब हम किसी ब्राउजर के ऊपर किसी वेबसाइट को हिट करते हैं तो जो भी HTML मुझे प्रिंट हो रही है, जो भी वैल्यू मुझे प्रिंट हो रही है, वो वाली चीज क्राउलर अपने पास ले जाता है। वो HTML सारी की सारी
क्राउलर अपने पास ले जाता है, उसको लर्न करता है कि इसमें कितने HTML के टैग हैं, हेडिंग के टैग कितने हैं, ब्राउजर पे मतलब पैराग्राफ के टैग कितने हैं, उनको अंडरस्टैंड करता है और उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी अंडरस्टैंड करता है। अब बाद में कोई टाइटल लिखेगा या कोई टेक्स्ट लिखेगा या कोई भी आउटपुट लिखेगा तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर है कि उसके अंदर वो चीज SEO के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो टेक्निकली हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट या पेजेस हम क्या बनाएंगे, सर्वर साइड बनाएंगे। लेकिन हर चीज सर्वर साइड के अंदर बना के पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लिमिटेशन बताई कि देखो जब क्लिक होना है वो क्लिक में ऑटोमेटिकली पहले सर्वर के ऊपर तो क्लिक नहीं कर सकता ना। अगर मैं सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो तो सर्वर तो दूर है, ब्राउजर तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ब्राउजर और उसमें डिफरेंस है ना, सर्वर एक लैदा मशीन है, ब्राउजर मेरा लैपटॉप है। तो जब भी क्लिक होगा वो मेरे लैपटॉप में हो रहा है, वो मेरा क्लिक सर्वर पे नहीं हो सकता। इसलिए मजबूरी है जब भी बटन पे क्लिक होगा उस कोड को, उस टैग को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उस टैग को मुझे क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। देखो बाकी के टैग के साथ यूजर ने कोई इंटरेक्टिविटी नहीं करनी, वो अगर सर्वर से भी आ रहे हैं तो डेट्स ओके, लेकिन बटन के साथ यूजर ने प्ले करना है या बटन पे क्लिक करेगा तो वो टैग पे जितनी इंटरेक्टिविटी है वो ब्राउजर में हो रही है। इसलिए उस टैग को ब्राउजर साइड पे रेंडर करना या क्लाइंट साइड पे रेंडर करना हमारी मजबूरी होती है। इतनी बात समझ आ गई? किसी को कंफ्यूजन यहां तक? तो इसलिए जब भी बटन वगैरह बनाएंगे तो उस पेज को या उस कंपोनेंट को हम बना देंगे क्लाइंट साइड। लेकिन अब प्रॉब्लम है इसमें भी एक, वो क्या कि अगर हम पूरा पेज क्लाइंट साइड बना देंगे तो एक पेज में तो कितना डाटा होता है, वो सारे का सारा क्लाइंट साइड बनेगा तो वो तो SEO में आएगा ही नहीं फिर। अच्छा, इसका वो सोल्यूशन क्या बताते हैं? इसका वो ये सोल्यूशन बताते हैं कि पूरे पेज को ना बनाओ क्लाइंट साइड, आप उसके स्पेसिफिक हिस्से को क्लाइंट साइड बनाओ। लाइक जिधर बटन आ रहा है ना, बटन के कंपोनेंट को क्लाइंट बनाओ। मतलब अभी हमने टेक्निकली क्या किया है, यहां पे मैं अगर H1 लगाता हूं एक, उसके अंदर मैं लगाता हूं मे बी काउंटर ऐप है तो उसका लिख देते हैं काउंटर ऐसे। अब चूंकि मैंने इस पेज को क्या बना दिया है, अच्छा उसके अंदर मुझे क्या करना है कि यूज क्लाइंट के अंदर मुझे ये जो काउंटर मैंने H1 टैग बनाया है, ये अब यूज क्लाइंट लगाने की वजह से ये H1 भी अब क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहा है। लेकिन टेक्निकली H1 के ऊपर कोई ऑन क्लिक नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि H1 क्या हो, सर्वर साइड ही रेंडर हो, लेकिन जो बटन है जिसपे ऑन क्लिक हो रहा है बस ये क्लाइंट साइड रेंडर हो। लेकिन अगर हम पेज पे यूज क्लाइंट लगा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये H1 भी सर्वर क्लाइंट से रेंडर हो रहा है और ऑन बटन भी क्लाइंट से रेंडर हो रहा है। अब हमने जो सीखना है वो ये कि H1 सर्वर से रेंडर हो और उसी पेज में जो बटन लगा हुआ है वो क्लाइंट से रेंडर हो। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम उससे फिक्स हो जाएगा।